चैप्टर 1, चैप्टर 4 साथ चैप्टर 3 रिपीट कर लें। ओके, चलें 1 और 4 प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके हम फ्राइडे को टेस्ट दे रहे हैं। और चैप्टर 4 हमारा शायद कुछ थोड़ा सा रह गया, आज ख़त्म करते हैं। अभी तक हम चैप्टर 4 में कोई 2 नेचर ऑफ चेंज कवर कर चुके हैं, प्लान्ड अनप्लान्ड, 2 एक्सटेंट ऑफ चेंज कवर कर चुके हैं, इंक्रीमेंटल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। और इंक्रीमेंटल वन ऑफ चेंज होती है या कंटिन्यूस प्रोसेस है? कंटिन्यूस प्रोसेस। और ट्रांसफॉर्मेशनल वन ऑफ चेंज है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें कुछ ट्रिगर्स फॉर चेंज मिले कि नहीं, पिछले पेज पे कुछ चीज़ें और रह गई हैं। 4 रिएक्शन कि जब भी हम चेंजेस लाते हैं तो एम्प्लॉय की तरफ से हमें 4 रिएक्शन फेस करना पड़ते हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। पॉजिटिव थे हमारे पास विलिंगनेस एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस, विन विन अप्रोच। यहाँ पे मैनेजमेंट की चेंज स्ट्रैटेजी भी इम्प्लीमेंट होगी और एम्प्लॉयज़ को टू मास्टर समथिंग न्यू भी चांस मिलेगा। दूसरा क्या था? बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस, मेन एम्प्लॉयज़ विलिंगली एक्सेप्ट नहीं कर रहे लेकिन कोई और चॉइस भी नहीं है, तो इससे क्या होगा? फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अफेक्ट होंगे। 2 नेगेटिव फैक्टर्स क्या थे? रिएक्शन, एंट्रेंचमेंट, एम्प्लॉय विल रिफ्यूज द चेंज, और इससे क्या होगा? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगे और चेंज स्ट्रैटेजी आपकी डिले इंप्लीमेंट होगी। दूसरा नेगेटिव रिएक्शन स्ट्राइक एक्शन, अगर एम्प्लॉय आपस में ग्रुपिंग है या ट्रेड यूनियन का पार्ट है तो इससे प्रोट्रैक्टेड मीन स्टार्ट होंगे निगोशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, और अल्टीमेटली इससे भी क्या होगा? आपकी चेंज स्ट्रैटेजी में डिले आएंगे। कुछ हमारे पास रीजंस ट्रिगर्स फॉर चेंज हैं, 6 एक्सटर्नल ट्रिगर्स फॉर चेंज और 4 इंटरनल। 6 एक्सटर्नल क्या थी? पेस्टल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल। और 4 इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज, चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, एक्विजिशन मर्जर, डाइवेस्टमेंट डीमर्जर या रैशनलाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन डाउनसाइजिंग की सूरत में। फिर नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें कोई स्टेक होल्डर ऑफ चेंज मिल गए, जिसमें मेनली 2 स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, चेंज स्पॉन्सर एंड चेंज एजेंट। और नीचे हमने थोड़ी सी गाइडलाइन पढ़ ली कि चेंज कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो पहले आपने प्रॉपर स्ट्रेटजिक चेंज जो है वो आइडेंटिफाई करनी है, नीड फॉर चेंज को देखते हुए केयरफुली आपने मैनेज प्लान इंप्लीमेंट करना है चेंज को, और आपने चूज़ करने हैं एनी लीवर्स मीन टूल्स या टैक्टिक्स फॉर चेंज। और कोई 8 टूल्स या टैक्टिक्स फॉर चेंज है हमारे पास। कमिटेड होना चाहिए लीडर का रिगार्डिंग चेंज, क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग चेंज होना ज़रूरी है, रिवॉर्ड सिस्टम आपने न्यू इंट्रोड्यूस करवाने हैं वाइल मेकिंग चेंजेस, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, 1 वे या 2 वे? 2 वे, लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग एक्सप्लेनिंग। और फिर मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, मीन चेंज मैनेजर का स्किल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज करने हैं वाइल मेकिंग चेंजेस, रिवाइज करना है CSF एंड KPIs, और लास्टली एजुकेट करना है, ट्रेन करना है एम्प्लॉयज़ को हाउ टू वर्क इन द न्यू सिस्टम। उससे नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक टॉपिक मिला स्किल्स फॉर मैनेजिंग चेंज के वाइल मैनेजिंग चेंज, चेंज मैनेजर के अंदर 6 स्किल्स का होना ज़रूरी है। ट्यूनिंग इनटू द एनवायरनमेंट, चैलेंजिंग द प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशन विजडम, कम्युनिकेटिंग कंपेलिंग एस्पायरेशन, building coalition, learning to preserve, making everyone a hero। और एक मॉडल हमने और कोई जैमिनी 4R भी कवर कर लिया कि while making a change, जैमिनी कंसल्टेंट कहते हैं कि हमें 4Rs को कंसिडर करना है, reframe, restructure, revitalize and renew। reframe मीन नीड, डिज़ायर फॉर चेंज आइडेंटिफाई करना, व्हाट स्ट्रेटजिक चेंज रिक्वायर है वो आइडेंटिफाई करना, और परफॉर्मेंस सिस्टम टारगेट्स जो है वो सेट करना। रीस्ट्रक्चर, रीडिज़ाइन करना स्ट्रक्चर को, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पोजीशन पावर रैंक्स, रूल्स रेगुलेशंस।
रिवाइटलाइज, समथिंग न्यू फोकस करना, इनोवेशन, नई मार्केट्स एक्सप्लोर करना, नई प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करना, या कंपैक्टर के ऊपर कंपैक्टिव एडवांटेज के लिए क्रिएटिविटी को फोकस करना। एंड रिन्यू, एम्प्लॉयज़ को रिन्यू करना, ट्रेन करना, और ट्रेनिंग के लिए इनकरेज करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाना। सो पढ़ रहे हैं मैनेजिंग चेंज, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लानी है तो उन चेंजेस को मैनेज कैसे करना है। क्यों चेंजेस, तब्दीली इतना आसान काम नहीं है। तब्दीली, चेंज ऑलवेज पेनफुल होती है, चेंज विदाउट पेन हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आपने उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया और वो पेन ज़्यादा हुई तो फिर चेंज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। स्ट्रक्चर चेंज करना इजी काम है। क्यों, एक चार्ट है, फाड़ के फेंक दिया, नया बना दिया, लोगों को कहा भाई अब ऐसे नहीं अब ऐसे चलना है, तो इजीली चेंज हो जाएगा। लेकिन कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स कहाँ पे हैं, दिमाग में। इसको चेंज करना औखा काम है। क्यों, लोगों को बड़ा रियलाइज़ करवाना पड़ता है कि हमारे लिए चेंज ज़रूरी है। जब तक उनको रियलाइज़ नहीं करवाओगे, उनके दिमाग के अंदर वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई, तो चेंज को कंटिन्यू भी नहीं रखेंगे। कल्चर चेंज करना बड़ा औखा काम है। पिछले कोई 2-2.5 माह से मैं लगा हुआ हूँ कल्चर चेंज करने में, कि पर्चे पास करने के लिए, सीए करने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे क्लास में आना है, हमें साथ साथ टेस्ट देने हैं, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हमें पढ़ना है। लेकिन कल्चर तेनू की पता, हम तो सारी ज़िंदगी ऐसे चले ही नहीं। तो क्या समझता है कि हमसे कभी पेपर पास नहीं हुए, ऐसे नहीं हम चले तो इन वो चेंज नहीं हो रहा। उसके लिए कोई दिमाग को हिट लगना ज़रूरी है, हिट लगेगी तो उसके बाद फिर कल्चर चेंज होता है। सो चेंजेस औखा काम है, इजीली इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो चेंजेस को कैसे मैनेज करना है, डिफरेंट राइटर्स हमें बता रहे हैं। रोजाबत मोस काउंटर कहती है चेंजेस को मैनेज करने के लिए चेंज मैनेजर्स के अंदर 6 स्किल्स का होना ज़रूरी है। क्या ख्याल है? जेमिनी 4R कहते हैं चेंजेस को मैनेज करने के लिए 4 R's को कंसीडर करना है। हमें एक और राइटर मिला, कर्ट लिविंस। कर्ट लिविंस, और कर्ट लिविंस कहता है कि चेंजेस को मैनेज करने के लिए आपको 3 स्टेजेस को कंसीडर करना ज़रूरी है। 3 स्टेज मॉडल। कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंजेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करनी है तो आपको 3 स्टेजेस में चेंजेस को मैनेज करना है। 3 स्टेजेस को फॉलो नहीं किया तो चेंज मैनेज नहीं होगी। क्या है वो 3 स्टेजेस? अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज। अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज। कोई भी चीज़ चेंज करने से पहले आपने क्या करना है? पुराना सिस्टम, पुरानी बिलीव्स, पुराना स्ट्रक्चर, कल्चर अनफ्रीज करना है। लोगों के दिमाग में जो पहले वाली चीज़ें हैं वो आपने उनके दिमाग को पिघला के क्या करनी है, उसके अंदर से निकालनी है। कैसे अनफ्रीज करना है? अनफ्रीज का मतलब क्या है? लोगों को प्रिपेयर फॉर चेंज, विलिंग फॉर चेंज करना है। कैसे? करंट जो वो कर रहे हैं उसे क्रिटिसाइज करते हुए कि ये जो आप कर रहे हो गंद घोल रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका फ्यूचर में क्या है, नुकसान है। एम्प्लॉय के अंदर करंट सिस्टम से डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट करना, ये क्या है? अनफ्रीज। क्यों? जब तक वो डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग करंट सिस्टम से नहीं आएंगी, कभी भी वो नई चीज़ों के लिए प्रिपेयर, विलिंग फॉर चेंज नहीं होंगे। तो क्या करना है आपने? अनफ्रीज करना है। मीन एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर, विलिंग फॉर चेंज करना है बाय क्रिटिसाइजिंग द करंट सिस्टम, by creating dissatisfaction feeling among employees about the current system। कैसे वो dissatisfaction की फीलिंग क्रिएट करनी है? नीड फॉर चेंज, रीजन फॉर चेंज को एक्सप्लेन करते हुए कि हमें चेंज की ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों ये नई चेंज चाहिए, या बेनिफिट ऑफ चेंज एक्सप्लेन करते हुए कि ये नई चेंज के हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, वो एक्सप्लेन करके। सो मैनुअल से कंप्यूटराइज आप करने जा रहे हो, चेंज लाने जा रहे हो, तो एम्प्लॉयज़ को बताना है कि मैनुअल में मसले क्या हैं, क्यों हमें कंप्यूटराइज की ज़रूरत है। एम्प्लॉय को बताना है ये कंप्यूटराइज पे जाने से फ़ायदे क्या मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। क्या आपको एक नई स्किल सीखने का चांस मिलेगा। पूरी दुनिया कंप्यूटराइज की तरफ जा रही है तो आप पूरी दुनिया में आगे कहीं मूव कर सकते हो। नए कंप्यूटराइज सिस्टम पे जाओगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ज़्यादा होगा, तो आपको भी पे ज़्यादा मिलेगी, सैलरी इंक्रीज होगी।
ये क्या है? अनफ्रीज मीन एम्प्लॉय को परसुएड करना, एम्प्लॉयज को विलिंग करना, प्रिपेयर करना फॉर चेंज। कैसे? करंट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए, करंट सिस्टम से डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट करते हुए, या बेनिफिट ऑफ चेंज, रीजन फॉर चेंज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हुए। उसके बाद आपने क्या करना है? मूव। मूव का मतलब क्या है कि अब आपने चेंज लानी है। सपोज हम मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, तो मूव का मतलब क्या है? कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल करने हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, या कंप्यूटर सिस्टम पे काम करने के लिए नई रिक्रूटमेंट करनी है। या वो कहता है मूव का मतलब क्या है कि चेंज जो आपने लानी है वो एम्प्लॉय की सपोर्ट के साथ लानी है। मीन वो लोग जिस चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे, इसमें अफेक्ट हो रहे थे, उनको चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हुए, एक अच्छी हग देते हुए, अपने साथ बिठाते हुए चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करके चेंज लानी है। जो अगर इन्वॉल्व नहीं करोगे तो शायद वो चेंज को सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्वॉल्व करने से क्या होगा? अल्टीमेटली उनको चेंज की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा फील होगी, तो उसे फिर प्रॉपर्ली सपोर्ट करेंगे। मीन जो चेंज लानी है वो आपने चीज़ें इंपोज करते हुए नहीं लानी, थ्रू पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट लानी है। मीन अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ को चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हुए चेंज लानी है। हाँ, अब जब चीज़ें चेंज होगी तो अब क्या करना है? रीफ्रीज। रीफ्रीज का मतलब क्या है कि आपने इस चेंज को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना है, स्टिक ऑन चेंज रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि एम्प्लॉय नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ अर्सा उसके ऊपर चलते हैं, आफ्टर सम टाइम पुराने सिस्टम में वापस आ जाते हैं। तो रीफ्रीज का मतलब क्या है कि आपने पुराने सिस्टम में वापस नहीं आने देना, स्टिक ऑन चेंज रखना है, चेंज को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? कोई कंट्रोल या मॉनिटरिंग लगानी है कि वाकई ही एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नए सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, पुराने सिस्टम में वापस नहीं आ रहे। या एम्प्लॉयज़ को स्टिक ऑन चेंज रखने के लिए आपने क्या करना है? कुछ नए रिवॉर्ड देने हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये करोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड की खातिर फिर लोग क्या करेंगे? नए सिस्टम को आगे कंटिन्यू रखेंगे, पुराने में वापस नहीं आएंगे। सो चेंजेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए लिविंस कहता है 3 स्टेजेस को फोकस करना है। पहले एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना है। मीन उनके दिमाग से पुराना सिस्टम निकालना है, उनके अंदर डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट करते हुए, बेनिफिट ऑफ चेंज एक्सप्लेन करते हुए। फिर आपने क्या करना है? मूव। मीन अब चेंज लानी है बाय इन्वॉल्विंग द अफेक्टेड एम्प्लॉयज इन द चेंज प्रोसेस, थ्रू पार्टिसिपेटिव स्टाइल, चीज़ें इंपोज नहीं करनी। और फिर आपने क्या करना है? रीफ्रीज। मीन चेंज को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखना है, एम्प्लॉय को स्टिक ऑन चेंज रखना है। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू रिवॉर्ड फॉर द एम्प्लॉयज। न्यू रिवॉर्ड की खातिर वो क्या करेंगे? चीज़ों को आगे कंटिन्यू रखेंगे। हम पढ़ते हैं क्या है, पास में एग्जामिनर को 2-3 दफ़ा ये मॉडल टेस्ट कर चुके हैं। ऑन पेज 77। सो अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज, प्रेस्क्रिप्टिव प्लान्ड चेंज थ्योरी का नाम भी इसे दिया जाता है कि चेंजेस को कैसे आपने प्लान करना है। अ प्लान्ड प्रोसेस फॉर चेंज, आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। मीन आपने देखना है मसले क्या आ रहे हैं जो हम दूर करने जा रहे हैं चेंज के थ्रू, एंड द रीज़न वाई चेंज इज़ नीडिड, जो आपने अनफ्रीज में एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन करनी है। कि अगर आपको खुद ही नहीं पता क्या रीज़न है, क्या मसला है जो हम दूर करने जा रहे हैं, तो फिर आप अनफ्रीज प्रॉपर नहीं कर सकोगे। आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़, मीन क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं, क्यों एक्सप्लेन करने से ही अनफ्रीज होगा। अनफ्रीज द प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग एम्प्लॉयज़ दैट चेंज इज़ नेसेसरी। कैसे? Management encourage employees to recognize what is wrong with the current system and to feel dissatisfaction. मीन करंट सिस्टम को आपने क्रिटिसाइज करना है, बताना है कि ये जो आप कर रहे हो गंद घोल रहे हो, इसमें क्या मसले हैं, ताकि एम्प्लॉय के अंदर उसे डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट हो। क्यों? जब तक करंट सिस्टम से रिलेटेड डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं आएगी तब तक वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैनेजमेंट डिस्कसिंग प्रॉब्लम विद द एम्प्लॉयज अफेक्टेड एंड कम्युनिकेटिंग देयर आइडियाज। और आपने बताना है कि ये मसला आ रहा है, आप बताओ क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ के पास कोई आइडिया नहीं होगा तो फिर आप बताओगे हाँ ये मेरे पास आइडिया है जो हमें करना चाहिए, कि उससे ये मसले रिजॉल्व हो सकते हैं। ऑफरिंग एम्प्लॉयज एन अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव फॉर फ्यूचर, i.e. पॉसिबल बाय चेंजिंग देयर करंट सिचुएशन। मीन नए सिस्टम पे जाने से एम्प्लॉयज़ को क्या अच्छे अल्टरनेटिव्स मिलेंगे, मीन क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आपने ऑफर मीन एक्सप्लेन करने हैं। चेंज स्पॉन्सर, ये कौन था?
चेंज स्पॉन्सर कौन है? जो चेंजेस लाना चाहता है मैनेजमेंट. चेंज स्पॉन्सर शुड हैव अ क्लियर विजन अबाउट व्हाट चेंजेस दे वांट टू मेक एंड दे शुड एनकरेज एम्प्लॉइज टू वांट दीज चेंजेस टू हैपन विद देम. मीन चेंज स्पॉन्सर को भी क्लियर होना ज़रूरी है, क्यों चेंज चाहिए, क्या बेनिफिट हैं, और वही चीज़ें उसने फिर एम्प्लॉइज़ को एक्सप्लेन भी करनी है. Change sponsor should communicate the problems clearly with individuals affected and communicate their ideas. मीन बताना है करंट सिस्टम में क्या क्या मसले हैं जिसकी वजह से हमें चेंज चाहिए. Unfreezing is there for the process of not only making individual dissatisfied with the current situation, but also persuading them about the nature of change that should be made. मीन साथ उनको persuade मीन willing prepare for change भी बनाना है, सिर्फ dissatisfaction की feeling ही create नहीं करनी. Move change, the change to move should then be made. To introduce change successfully, the support for change must be strong enough to overcome the opposition. तो चेंज लानी है कैसे? सपोर्ट के थ्रू, एम्प्लॉयज़ की सपोर्ट के थ्रू. और सपोर्ट कब मिलेगी? जब उनको चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करोगे, जब चीज़ें इम्पोज नहीं, थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट आप लाओगे. मैनेजमेंट शुड बी गिवन सफिशिएंट रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द चेंज. एम्प्लॉय को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, चेंज में कैसे काम करना है. कोई ट्रेनिंग चाहिए तो वो आपने देनी है, कोई स्किल्स डेवलपमेंट चाहिए वो देनी है, कोई अदर फिजिकल रिसोर्सेज एसेट मशीनरी चाहिए तो वो आपने प्रोवाइड करनी है, मीन इंस्टॉल करने हैं कंप्यूटर्स. Involving the affected employees in the change process which help to reduce the resistance to change. तो involve करना है affected employees को change process में. And then refreeze, the process of getting the employee to carry on with the new system is called refreezing. कि नए सिस्टम को वो carry on रखें, पुराने में वापस ना जाएं. The process of getting employees to carry on with the new system. One way of doing this might be to reward participants for performance based on the desired behavior and results. और कैसे आप stick carry on change रख सकते हो, नए reward system जो है वो introduce करवा के. So क्या करना है, हमने ये तीनों stages को एक अच्छा सा रटा लगाना है. पेपर के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लिखना पड़ सकती हैं, या सिनेरियो के साथ डील करके भी ये पॉइंट डिस्क्राइब करना पड़ेंगे. सो अनफ्रीज क्या है? डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट करना बाय क्रिटिसाइजिंग. एम्प्लॉइज को विलिंग प्रिपेयर फॉर चेंज करना बाय एक्सप्लेनिंग रीजन फॉर चेंज, या बाय एक्सप्लेनिंग बेनिफिट ऑफ चेंज. मूव का मतलब क्या है? चेंज हैपन करना विद सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना हाउ टू वर्क इन द चेंज प्रोसेस, या इन्वॉल्व करना अफेक्टेड एम्प्लॉइज को इन चेंज प्रोसेस. और रीफ्रीज, स्टिक ऑन चेंज, कंटिन्यू ऑन चेंज रखने के लिए क्या करना? न्यू रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना. सो चेंजेस को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए लीविंस कहता है कि हमें 3 स्टेजेस को फोकस करना है: अनफ्रीज, मूव, रीफ्रीज. चेंजेस को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए कर्ट लीविंस ने एक और भी हमें मॉडल दिया है. कर्ट लीविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस. फोर्स फील्ड एनालिसिस, जिसे यूनिवर्सल मॉडल ऑफ चेंज का नाम भी दिया जाता है. यूनिवर्सल मॉडल ऑफ चेंज. सो कर्ट लीविंस कहता है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाने जाते हो तो चेंज प्रोसेस के पीछे कोई 2 फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं. जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने जाओगे तो चेंज प्रोसेस में कोई 2 फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं. क्या फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं? एक ड्राइविंग फोर्स होती है और एक रेस्ट्रेनिंग फोर्स होती है. ड्राइविंग फोर्स एंड रेस्ट्रेनिंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स क्या है? फोर्स फॉर चेंज. फोर्स फॉर चेंज मीन वो फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाना चाहती है. और वो कौन होगा? चेंज स्पॉन्सर मीन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो चेंज लाना चाहती है. ये क्या है? ड्राइविंग फोर्स. रेस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है? फोर्स अगेंस्ट चेंज. फोर्स अगेंस्ट चेंज या फोर्स दैट रेजिस्ट द चेंज, जो चेंज को रेजिस्ट कर रही है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है. और वो कौन होंगे? मेनली कंपनी के एम्प्लॉइज, जो चेंजेस को, नई चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते.
सो अकॉर्डिंग टू कर्ट लीविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस, चेंज प्रोसेस में दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, ड्राइविंग फोर्स, फोर्स फॉर चेंज मैनेजमेंट, और रिस्ट्रेनिंग फोर्स, फोर्स अगेंस्ट चेंज मीन एम्प्लॉइज। वो कहते हैं कि अगर आप चेंज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको दोनों फोर्सेस का जो इक्विलिब्रियम है उसे डिस्टर्ब करना है। अगर ये दोनों फोर्सेस लगी नहीं तो चेंज आपकी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, इनके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है। कैसे डिस्टर्ब करना है कि आपको स्ट्रेंथन करना है ड्राइविंग फोर्स मीन फोर्स फॉर चेंज को, और वीकर करना है क्या, रेस्ट्रेनिंग फोर्स मीन फोर्स अगेंस्ट चेंज को। हाँ गुरु, से आपने स्ट्रेंथन नहीं किया, इसे वीकर नहीं किया तो चेंज आपकी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होगी और आप चेंज में फेल हो जाओगे। तो इसलिए दोनों फोर्सेस के इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब करना है। और ज्यादा लोग कहते हैं कि इसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है। क्यों? इसे स्ट्रेंथन करने का मतलब क्या है कि आप अपनी पावर अथॉरिटी को यूज कर रहे हो, लेकिन पावर अथॉरिटी यूज करोगे तो आगे से एग्रेशन और ज्यादा बढ़ेगी, एग्रेशन और बढ़ने से मसले और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो इसलिए बेस्ट अप्रोच इन दोनों में से क्या है, वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज मीन उसे स्ट्रेंथन नहीं करना, रिस्ट्रेनिंग फोर्स को वीकर करना है। रिस्ट्रेनिंग फोर्स कैसे वीकर की जा सकती है, अनफ्रीज करके। एम्प्लॉय को प्रिपेयर फॉर चेंज, विलिंग फॉर चेंज करो, उन्हें बताओ क्यों हमें चेंज की ज़रूरत है, उन्हें बेनिफिट ऑफ चेंज जो है वो एक्सप्लेन करो, या नोट दिखा के आप इसे वीकर कर सकते हो। क्यों? रिवॉर्ड ज़्यादा दोगे तो लोग क्या करेंगे, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू कर्ट लीविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस, चेंज प्रोसेस में दो फोर्सेस इन्वॉल्व है, एक ड्राइविंग फोर्स, फोर्स फॉर चेंज, और एक रेस्ट्रेनिंग फोर्स, फोर्स अगेंस्ट चेंज। तो आपको चेंजेस सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करने के लिए डिस्टर्ब करना है इक्विलिब्रियम। कैसे? बाय स्ट्रेंथनिंग द ड्राइविंग फोर्स। मीन दो वेज हैं आपके पास चेंजेस सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करने के। नंबर 1 स्ट्रेंथनिंग द ड्राइविंग फोर्स, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच नहीं है। बेस्ट अप्रोच क्या है? नंबर 2 वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स। रिस्ट्रेनिंग फोर्स को कैसे वीक किया जा सकता है, उसके लिए आप अडॉप्ट कर सकते हो कुछ चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज कि रिस्ट्रेनिंग फोर्स को कैसे वीकर किया जा सकता है। और कुछ 6 चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं हमारे पास। एजुकेशन, फैसिलिटेशन, पार्टिसिपेशन, कहीं पे नहीं मिलेंगे बुक में, अभी दिखाता हूं कहां पे है। निगोशिएशन, मैनिपुलेशन, पावर या कोअर्शन। कि ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन कैसे करना है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स को वीकर कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास कोई 6 चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। एजुकेशन, फैसिलिटेशन, पार्टिसिपेशन, निगोशिएशन, मैनिपुलेशन, पावर, कोअर्शन। मीन रिस्ट्रेनिंग फोर्स को वीकर कैसे करना है। सपोज हम अपने बिजनेस को मैनुअल से कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं तो चेंज लाने जा रहे हैं, या हम इनफॉर्मल से फॉर्मल करने जा रहे हैं, चेंज लाने जा रहे हैं, तो एम्प्लॉय आगे से रजिस्ट करेंगे। तो क्या करना है, पहले उनको एजुकेट मीन बताओ कि क्यों हमें चेंज चाहिए, चेंज की रीज़न क्या है, क्यों हमें चेंज की तरफ जाना है, मसले क्या आ रहे हैं, क्या बेनिफिट हमें चेंज के मिलेंगे, ये क्या है एजुकेशन। या वो कंप्यूटर फोबिया की वजह से मसले क्रिएट कर रहे हैं कि हमने कभी कंप्यूटर पे काम नहीं किया, तो क्या करो, उनको ट्रेनिंग दो कैसे हमने कंप्यूटर पे काम करना है, जिससे शायद थोड़ी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसके बावजूद भी बात नहीं बन रही तो फैसिलिटेशन पे आ जाओ। फैसिलिटेशन मीन थोड़े रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, कैसे आपने नए सिस्टम में काम करना है, या रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो नए इंट्रोड्यूस करवा दो। क्यों? फैसिलिटेट, रिवॉर्ड देने से भी रेजिस्टेंस ख़त्म हो सकती है। हाँ, अगर उसके बावजूद रजिस्ट कर रहे हैं तो पार्टिसिपेशन मीन एक अच्छी सी हग दो, अपने साथ चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, उनको अपने साथ बिठाओ, फिर जाके शायद उनके दिमाग थोड़े ठीक हो जाएंगे, आपके साथ बैठेंगे तो चेंज की इंपॉर्टेंस को फील करेंगे, तो सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। फिर भी नहीं बात मान रही, फिर सामने बिठा लो, हाँ बच्चा बता अब चाहता क्या है, तू मेरी बात मान ले, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, डायलॉग पे। फिर भी बात नहीं बन रही
तो मैनिपुलेशन पे आ जाओ, अच्छा बताओ कितना आप चेंज को एक्सेप्ट करते हो, उतना हम कर लेते हैं, बाकी पूरा नहीं करते। या जो लोग अभी चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके लिए अभी चेंज कर दो, जो लोग अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको एज इट इज छोड़ दो, हो सकता है फ्यूचर में देखा देखी वो भी थोड़ा ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि ये चीज ठीक नहीं है, ये क्या है, अनएथिकल है। अनएथिकल का मतलब क्या है कि आपकी वो जो पूरी चेंज स्ट्रैटेजी थी वो फिर पूरा का पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, मीन आपका ऑब्जेक्टिव फिर मीट नहीं होगा, मसले फिर कुछ ना कुछ रह जाएंगे। हाँ, अगर इसमें भी बात नहीं बन रही, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर डंडे पे आ जाओ। अच्छा भाई, जो काम करेगा फोर्सफुली पावरफुली डंडे पे जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं काम करना चाहता उठा के बाहर फेंक दो, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रेंथन कर रहे हो ड्राइविंग फोर्स को। इसलिए इनमें से ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज कौन सी हैं? ये पहली चार। थोड़ा ट्रेनिंग के थ्रू रीजन एक्सप्लेन करके मनाओ, नहीं मानते तो रिसोर्सेज दे के रिवॉर्ड के थ्रू मनाओ, नहीं मानते तो चेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट अपने साथ बिठाओ, फिर भी नहीं बात बनती तो डायलॉग पे। क्यों ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है? क्यों इसमें आपकी वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा चेंज का, क्यों पूरी चेंज इंप्लीमेंट नहीं हुई। और ये वैसे ही स्ट्रेंथन करना है ड्राइविंग फोर्स हो, जिससे एग्रेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और एग्रेशन और बढ़ने से मसले भी बिगड़ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं ऑन बुक ऑन पेज 76। मॉडल फॉर मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, मीन अगर बड़ी चेंज आपने लानी है तो उसको कैसे मैनेज करना है। कर्ट लेविन्स फोर्स फील्ड एनालिसिस। He developed a theory which he called force field analysis to describe the forces that came into conflict over planned changes. He suggested that there are two opposing forces, the driving force that support the need for change and the restraining force that oppose and resist the change. और इसका ये मॉडल का चार्ट बनाने के लिए भी एग्जामिनर कह सकते हैं, तो चार्ट यही बनाना है, बीच में चेंज लिख के दो एरो दे दो, एक उधर से ड्राइविंग फोर्स का और इधर से रिस्ट्रेनिंग फोर्स का। सो फॉलोइंग फैक्टर्स माइट बी ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स। मीन कुछ इसने एग्जांपल दे दी कि ड्राइविंग फोर्स या रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या क्या हो सकती हैं। द पीपल इन्वॉल्व इन द चेंज एंड व्हाट दे वांट फॉर देमसेल्फ। अगर तो जो वांट करते हैं वो पूरा हो रहा है तो ड्राइविंग फोर्स होगी, अगर वो जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो रहा तो उससे क्या होगी, रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो वो फिर आपने प्रोवाइड करना है फैसिलिटेशन के थ्रू या एजुकेशन के थ्रू। द हैबिट्स एंड कस्टम ऑफ इंडिविजुअल, अगर मीट हो रहे हैं तो ड्राइविंग फोर्स, अगर उनकी हैबिट कस्टम के अगेंस्ट चेंजेस जा रही हैं तो फिर रिस्ट्रेनिंग फोर्स। एटीट्यूड ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन चेंज, पॉजिटिव हैं तो ड्राइविंग फोर्स, नेगेटिव हैं तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स। द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल इन्वॉल्व, मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशन हैं एम्प्लॉयज़ के तो ड्राइविंग फोर्स स्ट्रेंथन होगी। नहीं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट को विलन समझते हैं, आप चेंज भी विलन के थ्रू ला रहे हो, हीरो के थ्रू नहीं ला रहे, तो फिर क्या होगी, रिस्ट्रेनिंग फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी। एंड ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की स्ट्रक्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने चेंज किया है अकॉर्डिंग टू चेंज तो ड्राइविंग फोर्स होगी, अगर आपने रीस्ट्रक्चर नहीं किया चेंज के अकॉर्डिंगली तो फिर क्या होगी, रिस्ट्रेनिंग फोर्स। एंड वेस्टेड इंटरेस्ट एंड बेनिफिट्स, वेस्टेड बोलते हैं एग्जिस्टेड को, जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो क्या है, वेस्टेड। इंटरेस्ट एंड बेनिफिट अगर मीट हो रहे हैं लोगों के तो ड्राइविंग फोर्स या रिस्ट्रेनिंग फोर्स, नहीं मीट नहीं हो रहे तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स, तो आपने फैसिलिटेशन के थ्रू फिर मीट करनी है। एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज अगर प्रॉपर्ली क्लियरली डिफाइंड हैं तो ड्राइविंग फोर्स होगी, अगर पॉलिसीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो फिर रिस्ट्रेनिंग फोर्स। द रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेक द चेंज हैं तो ड्राइविंग फोर्स, नहीं है तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स। रेगुलेशन रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर हैं तो ड्राइविंग फोर्स, नहीं है तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स। एंड इवेंट्स हैपनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, अगर तो इससे कोई पॉजिटिव इवेंट्स अराइज होने के चांसेस हैं तो ड्राइविंग फोर्स होगी, और अगर एम्प्लॉय डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें भी कल को जॉब से ना निकाल दिया जाए, शायद हमारा काम ठीक नहीं था, तो फिर रिस्ट्रेनिंग फोर्स। कोई 3-4 एग्जाम्पल हमें एटलीस्ट देनी आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी अगर तो प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि कैसे कैसे चलना है तो ड्राइविंग फोर्स, अगर डिफाइंड ही नहीं है कैसे चलना है, मीन आपने ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेट प्रॉपर नहीं किया हुआ तो फिर रिस्ट्रेनिंग फोर्स, क्यों एम्प्लॉय एम्बिग्यूटी में होंगे।
लेकिन आपने पॉलिसीज भी डिफाइन करते वक्त एम्प्लॉय का ख्याल भी करना ना, इम्पोज नहीं करनी। अगर तो उनका ख्याल करते हुए क्या वो टॉलरेट करते हैं वैसे ही डिफाइन किए हैं तो ड्राइविंग फोर्स, अगर बिल्कुल ही अगेंस्ट है उनके, वैसे वो चल ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो फिर रिस्ट्रेनिंग फोर्स। So strength of forces and its significance, Lewis argued that each driving force or restraining force has a strength. Strength might be measured on a scale of 1 to 5. 1 mean low, 5 mean high. Change will not occur if the restraining force are stronger than the driving force for change. Mean change implement नहीं होगी अगर restraining force mean force against change stronger है than driving force. Change is only possible when driving force are stronger than restraining force against change. हाँ, वो कैसे stronger होगी, इसको strengthen करने से या इसको weaker करने से भी वो क्या हो जाएगी, strengthen हो जाएगी। और ज़्यादा बेस्ट क्या है, इसे weaker करना। So key task of change manager, अब change manager को करना क्या है, to ensure that the strength of the driving force is stronger than the strength of restraining force. There are two ways this might be done. Number 1, strengthening the driving force for change. It might appear the best answer, but Lewis argued that by increasing the driving force, management run the risk that the restraining force against the change will also grow stronger. क्यों, आगे से भी एग्रेशन बढ़ेगी जब आप पावर अथॉरिटी अपनी यूज करोगे, चीजें इंपोज करोगे। इसलिए बेस्ट आंसर क्या है, रिड्यूसिंग द restraining force against change. This is the best approach. So कैसे आपने रिड्यूस करना है, मैनेजमेंट शुड देयरफॉर आइडेंटिफाई द मेन रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज। मीन आपने देखना है एम्प्लॉय रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, कंप्यूटर फोबिया की वजह से, तो एजुकेशन देनी है। नहीं अपने कोई पर्सनल इश्यूज हैं तो फिर आपने पार्टिसिपेशन देनी है। नहीं कोई और इशू है जो समझ ही नहीं आ रहे तो फिर आपने निगोशिएशन पे चलना है। कोई पैसे की वजह से कर रहे हैं तो फिर आपने पैसा और देना है। रिसोर्सेज नहीं है तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। So identify the main restraining force against change and consider ways of reducing their strength. और ways क्या हैं, discussing the issues, education and involving the employees affected, participation, or by trying to win the support of key individuals who currently oppose the change, या उनकी support win करनी है कैसे, through negotiation dialogue के through. So learn क्या करना है हमने, start में 2 point he suggested that there are 2 opposing change. कोई से 4 फैक्टर्स हमें लिखने चाहिए, एग्जाम्पल देनी आनी चाहिए ड्राइविंग और रिस्ट्रेनिंग फोर्स की। और उसके बाद ये की टास्क ऑफ चेंज मैनेजर क्या है, 2, स्ट्रेंथनिंग द ड्राइविंग फोर्स जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है, एंड वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स, कैसे वीकर करनी है, आइडेंटिफाइंग द मेन फैक्टर्स फॉर रेजिस्टेंस, और क्या करना है, वेज अडॉप्ट करने हैं। वेज क्या हो सकते हैं, एजुकेशन, फैसिलिटेशन, पार्टिसिपेशन या फिर निगोशिएशन। मीन डिस्कस करना, सपोर्ट करना या फिर इन्वॉल्व करना इनटू चेंज प्रोसेस। अब ये 6 कहाँ पे दिए गए हैं, ये 6 कहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हमें मिलेगा कहीं पे ऑन पेज 198, ऑन पेज 198, पेज 198। पेज 197 पे इसकी हेडिंग मिलेगी हमें, स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड फॉर ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस टू चेंज। मीन चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए। और पेज 198 पे हमें मिल जाएगा एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, बिल्डिंग सपोर्ट एंड कमिटमेंट मीन फैसिलिटेशन, negotiation, identifying individuals who are willing to accept a change mean manipulation, नंबर 5 क्या है, मैनिपुलेशन, और नंबर 6 पे हमें मिल जाएगा कोercion। और ये हमारे आई कैप क्वेश्चन बैंक के अंदर से ये 6 स्ट्रैटेजीज निकली हैं। और जो चीज़ आई कैप क्वेश्चन बैंक में है, बुक में नहीं है, वो भी एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं। एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज क्या हैं रेजिस्टेंस को ओवरकम करने की, एजुकेशन, फैसिलिटेशन, पार्टिसिपेशन, निगोशिएशन, मैनिपुलेशन या फिर पावर कोercion। ऑन वर्डिंग में लिखा जा सकता है, इनको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पास में एग्जामिनर कोई 3 दफ़ा ये मॉडल टेस्ट कर चुके हैं। अगर हम पास पेपर में आए
स्प्रिंग 17 का पेपर मिलता है ऑन पेज 82। स्प्रिंग 17 ऑन पेज 82। क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 6 9 मार्क्स के लिए एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन इस मॉडल में से टेस्ट किया। मॉडल सेंट्रल हॉस्पिटल MCH is currently experiencing serious problem resulting in overall poor performance of the hospital. These problems are attributable to the different attitude and lack of commitment of a group of doctors and ancillary staff in the hospital. पुअर परफॉर्मेंस की रीज़न क्या है? डॉक्टर्स का या स्पोर्ट स्टाफ का एटीट्यूड अच्छा नहीं है। मीन आते हैं पेशेंट्स या आगे से उनको उल्टा काट लेते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन पूछते हैं तो आगे से प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनके बिहेवियर शायद पेशेंट्स के साथ अच्छे नहीं होंगे, जिस वजह से पेशेंट्स नहीं आ रहे तो कंपनी की परफॉर्मेंस पुअर है। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ MCH is concerned with the gravity of the problem and has appointed Dr. Mushtaq, a hospital management specialist with far-reaching powers to implement change measures for improvement in the affairs of the hospital. तो कंपनी ने डॉक्टर मुश्ताक को जो है वो अपॉइंट किया कि आप क्या करो, कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस लाओ ताकि ये मसले जो है वो ख़त्म किए जा सकें। Analyze the above situation in the context of Levin's force field analysis model of change. के बाद सिचुएशन को आपने फोर्स फील्ड एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो है वो एनालाइज करना है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्स फील्ड एनालिसिस देयर आर 2 फोर्सेस इन अ चेंज प्रोसेस, ड्राइविंग फोर्स एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है? फोर्स फॉर चेंज। जो इसके अंदर कौन है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है या डॉक्टर मुश्ताक है, चेंज स्पॉन्सर हु इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है? फोर्स अगेंस्ट चेंज, फोर्स दैट रेजिस्ट द चेंज। जो यहाँ पे कौन होगा? डॉक्टर्स होंगे या स्पोर्ट स्टाफ होगा हु विल रेजिस्ट द चेंज। 3 नंबर के लिए सिर्फ ये लिखना है। मीन 2 फोर्सेस के नाम देने हैं, फोर्सेस को थोड़ा सा एक लाइन में बताया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और कंपनी के साथ रिलेट कर दिया कि इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन है और इसमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स कौन है। पार्ट बी फॉर 6 मार्क्स। Discuss the measures that Dr. Mushtaq should take of Levin's force field analysis model of change, stating the action to be taken at different stages of the change process. तब डॉक्टर मुश्ताक को क्या मेजर्स लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ चेंज प्रोसेस? तो स्टेजेस कितनी थी? 3 स्टेजेस थी। लेकिन उसने मैयर की बात भी की, तो पहले थोड़ा सा मैयर भी बता दो कि डॉक्टर मुश्ताक को क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथन करना चाहिए ड्राइविंग फोर्स को। बट दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच इज टू वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स, फोर्स अगेंस्ट चेंज। और क्या करना चाहिए? 3 स्टेजेस को फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले अनफ्रीज। अनफ्रीज मीन प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना चाहिए। किसको? डॉक्टर्स को, स्पोर्ट स्टाफ को। कैसे विलिंग फॉर चेंज करना चाहिए? By criticizing the current system and creating dissatisfaction feeling among doctors and support staff, by emphasizing the reason need for change and benefit for the doctors and support staff for change. ये क्या हो गया? अनफ्रीज। फिर क्या करना है? मूव करना है। चेंज जो है वो हैपन करनी है कैसे? बाय इन्वॉल्विंग द डॉक्टर्स इन थ्रू द चेंज प्रोसेस, मीन चीज़ें इम्पोज नहीं करनी, थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द सपोर्ट स्टाफ एज वेल एज डॉक्टर्स। फिर क्या करना है? रीफ्रीज करना है, मीन स्टिक ऑन चेंज करना है। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू रिवॉर्ड फॉर द डॉक्टर्स एंड सपोर्ट स्टाफ वाइल वर्किंग इनटू न्यू चेंज प्रोसेस। क्या ख्याल है? मीन बातें वही हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने साथ डॉक्टर स्पोर्ट स्टाफ के लिए ये करना है, वो साथ रिलेट कर दिया। तो क्या हो गया? सिनेरियो के साथ रिलेट होके 6 नंबर मिल गए। इजी है? मुश्किल है? तो थोड़ा सा अंग्रेजी हमें बीच में अपनी भी लगाना पड़ेगी। हाँ, पीछे से पॉइंट हमें उस हेडिंग के अंदर से ही मिल रहे हैं कि क्या हमने बातें करनी है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? अल्टीमेटली डॉक्टर स्पोर्ट स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ये क्या था? एक औखा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जिस चैप्टर में से कभी अपीयर हुआ है फॉर 9 मार्क्स। एग्जामिनर ने क्या किया? यही मॉडल फिर टेस्ट किया ऑटम 18 में।
ऑटम 18 स्प्रिंग 19 2 कंसेक्टिव अटेम्प्ट उसने मॉडल रिपीट किया। ऑटम 18 में उसने क्वेश्चन यहां से टेस्ट किया अगेन 8 मार्क्स के लिए। द लिंग्विस्ट TL, a leading language institute, has been offering customized programs to the students. TL has gained recognition for its services in terms of highly qualified teachers and competitive pricing. However, in the past 2 years, student intake of TL has reduced significantly as more students have enrolled with the competitor who is offering online programs. तो कंपनी क्या करती है, कोई लैंग्वेज कोर्सेज प्रोवाइड करती है, पास में परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, क्यों कंपनी के पास अच्छी फैकल्टी है, लेकिन पिछले 2 सालों में स्टूडेंट इनटेक कम हो गई है, मीन स्टूडेंट आना बंद हो गया है, स्टूडेंट जा रहे हैं कंपैटर इंस्टीट्यूट की तरफ, क्यों वो शायद कोई ऑनलाइन प्रोग्राम इशू कर रहे हैं, ये कोई ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं सपोर्ट कर रहे। टू अचीव कॉस्ट एफिशिएंसीज एंड टू compete effectively, the management of TL is considering to discontinue the classroom teaching and to start offering online programs by connecting students and teachers through video conferencing. तो चेंजेस लाने जा रहे हैं, क्लासरूम कोर्सेज को ख़त्म करके ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। कैसे ऑनलाइन करेंगे कि स्टूडेंट को एक टाइम बता देंगे, उस टाइम पे टीचर आ जाएगा कैमरा पे, स्क्रीन पे, और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो लेक्चर्स होंगे। लिस्ट एनी फॉर रीजन बिकॉज ऑफ विच TL's एम्प्लॉय में रेजिस्ट द अबव चेंज। 4 रीजन बतानी इस वजह से एम्प्लॉय चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय रेजिस्ट क्यों कर सकते हैं चेंज को? एक तो ऑनलाइन कंप्यूटर की स्किल्स माइट भी उनके पास नहीं होंगी, इसलिए रेजिस्ट कर सकते हैं, या उनके अंदर कोई फियर हो सकते हैं कि शायद ये जो चेंज है उनके वर्क का क्रिटिसिज्म है, जिससे शायद उनकी फ्यूचर जॉब जो है वो भी लूज हो सकती है। रेजिस्ट कर सकते हैं अगर रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर नहीं है टीचर्स के पास, उस वजह से भी रेजिस्ट कर सकते हैं। रेजिस्ट कर सकते हैं किस सूरत में? अगर कोई एक्स्ट्रा रिवार्ड उन्हें नहीं मिल रहा ये नए चेंज में काम करने के लिए, तो उस सूरत में भी रेजिस्ट कर सकते हैं। या रेजिस्ट कर सकते हैं अगर आप चीज़ें इंपोज कर रहे हो थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है वो आप नहीं लेके चल रहे। रेजिस्ट कर सकते हैं अगर आपने रीजन फॉर चेंज, बेनिफिट ऑफ चेंज जो है वो एक्सप्लेन नहीं किए फॉर द स्टाफ। ये बेसिकली पास में हमारी पुरानी बुक में एक टॉपिक था इसके ऊपर जो अब ख़त्म कर दिया गया है, तो वहाँ से रिलेट करके इसका आंसर दिया जा सकता था, लेकिन ऑन जनरल भी अगर हम कोई 2-3 बातें करना पड़ जाए तो कर सकते हैं। Part B, suggest how management of TL can implement the above change in accordance with the change process suggested by Kurt Lewin. Suggest how management of TL can implement the above change in accordance with the change process suggested by Kurt Lewin. कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये चेंज प्रोसेस, कैसे करना चाहिए? अनफ्रीज करना चाहिए पहले हमें, मीन एम्प्लॉय को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना चाहिए। कैसे? बाय क्रिएटिंग डिससैटिस्फैक्शन फीलिंग एंड बाय क्रिटिसाइजिंग द करंट सिस्टम। बेनिफिट ऑफ चेंज, रीज़न फॉर चेंज हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए। चेंज स्पॉन्सर को जो है वो क्लियर आइडिया अबाउट चेंज होना चाहिए, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड। और सिर्फ इसका मतलब जो है डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग क्रिएट करना नहीं, एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज, परसुएड फॉर चेंज भी करना है। मूव क्या करना है हमने? रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं स्टाफ को वाइल वर्किंग थ्रू ऑनलाइन जो है वो कोर्सेज, और साथ क्या करना है हमने? इन्वॉल्व करना है इनटू द चेंज प्रोसेस। और फिर एम्प्लॉयज़ को स्टिक ऑन चेंज रखने के लिए क्या करना है? न्यू रिवॉर्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं सो दैट दे शुड सपोर्ट एंड कंटिन्यू विद द चेंज। क्या ख्याल है? बातें की जा सकती हो? इसका आंसर आप उसके अकॉर्डिंगली भी दे सकते हो कि क्या करना चाहिए। स्ट्रेंथन करना चाहिए ड्राइविंग फोर्स फॉर चेंज को। कैसे? बाय यूजिंग योर अथॉरिटी, बट दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। क्या करना चाहिए? एम्प्लॉयज़ को
चेंज को सपोर्ट करने के लिए वीकर करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए अगर कोई रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस की कोई बात इसके अंदर थी नहीं कि एम्प्लॉय आगे से रेजिस्ट कर रहे हैं। हाँ, इसके अकॉर्डिंगली भी अगर आप आंसर दे दोगे तो नंबर आपको फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन पूरे नहीं, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं आई थी कि एम्प्लॉय आगे से रेजिस्ट कर रहे हैं। हाँ, रेजिस्टेंस की बात होती तो फिर वो नहीं, फिर यही अप्लाई होना था, लेकिन रेजिस्टेंस की इसमें कोई बात नज़र नहीं आई थी, इसलिए बेस्ट आंसर किसके अकॉर्डिंगली बनेगा? फोर्स फील्ड थ्योरी नहीं, 3 स्टेजेस के अकॉर्डिंगली। स्प्रिंग 19 में एग्जामिनर ने फिर ये मॉडल रिपीट किया फॉर 5 मार्क्स, जो कि बड़ा ही शॉकिंग था स्टूडेंट्स के लिए, क्यों आज तक कभी बीएम में चीज़ें रिपीट, इनफैक्ट एक टॉपिक भी कभी रिपीट नहीं हुआ था, और कंसेक्टिव अटेम्प्ट में बड़ा ही औखा था कि कभी रिपीट हुआ हो। और नॉर्मली बीएम की हिस्ट्री ये चलती आ रही थी स्प्रिंग 19 से पहले कि जो चीज़ पिछले सेमेस्टर में आ गई है वो टॉपिक अगले पेपर में नहीं आने वाला, और स्टूडेंट यही करके जाते थे, जो पिछले पेपर में चीज़ें आ गई हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी प्रिपेयर करके जाते हैं, और वैसे ही चलता आ रहा था। लेकिन स्प्रिंग 19 में एग्जामिनर ने सरप्राइज़ दे दिया। क्या टेस्ट किया उसने? प्रोफेसर एट स्टार यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर्स एट स्टार यूनिवर्सिटी SU मार्क ऑल द एग्जामिनेशन पेपर ऑफ देयर कोर्सेज बाय देमसेल्फ। जिन बच्चों को पढ़ाया उनके पेपर भी टीचर खुद ही चेक कर रहे हैं। To maintain transparency, Star University has hired an independent body called markers to mark all the papers. ये बात ठीक नहीं है, टीचर नहीं पढ़ाया वही पेपर चेक करे तो फिर सारे स्टूडेंट पास ही कर देगा अपना रिजल्ट अच्छा शो करने के लिए। इसलिए क्या होना चाहिए? कोई इंडिपेंडेंट मार्कर्स होने चाहिए, ताकि देखा जा सके टीचर ने वाकई ठीक पढ़ाया भी है या नहीं पढ़ाया। प्रोफेसर आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट दिस डिसीजन as they fear doing so will reduce control over feedback to the student। इससे तो मेरा स्टूडेंट का फीडबैक अच्छा नहीं आएगा। क्यों? वो जो सेपरेट इंडिपेंडेंट मार्कर है वो तो फिर गलतियां निकालेंगे अच्छी खासी। क्या ख्याल है? मैं तो इसलिए मुझे पता है मैंने क्या पढ़ाया है वही चेक कर दूंगा। In the above scenario, identify the forces and states mentioned in Levin's force field analysis। तो 2 फोर्सेस हैं इसके अंदर, एक ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स कौन है? मैनेजमेंट ऑफ स्टार यूनिवर्सिटी जो चेंजेस लाना चाहती है। क्या ख्याल है? जो एक डिजायर स्टेट क्या लेना चाहते हैं? मार्किंग थ्रू मार्कर्स। देखिए रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी है, वो कौन है? प्रोफेसर्स, जो रहना चाहते हैं किसके अंदर? एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स के अंदर के मार्किंग बाय द प्रोफेसर। यही 2 फोर्सेस हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है। कितने मार्क्स हैं? 3 नंबर हैं। तो आपने बताना है ड्राइविंग फोर्स में कौन है और कैसे वो ड्राइविंग फोर्स मीन वो चाहते क्या है, और रिस्ट्रेनिंग फोर्स में कौन है और वो क्या चाहते हैं। एंड पार्ट बी, अकॉर्डिंग टू लीविंस वुड इट बी एप्रोप्रिएट टू फोर्स द प्रोफेसर टू कंप्लाई विद द रिक्वायर्ड चेंज? जस्टिफाई योर आंसर। नहीं, प्रोफेसर को फोर्स करने का मतलब क्या है? स्ट्रेंथन करना ड्राइविंग फोर्स को। दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच क्या है? वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज रादर देन स्ट्रेंथनिंग द ड्राइविंग फोर्स। 2 नंबर के लिए बात करनी, लेकिन ये बात करने के लिए हमें नॉलेज होगा तो बात करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। अगर टॉपिक का नॉलेज ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ड्राइविंग फोर्स ट्रेनिंग फोर्स है क्या, स्ट्रेंथन वीकर है क्या, तो फिर तो शायद बात समझ भी नहीं आएगी क्या क्या रहा है। तो क्या कह रहा है वो कि ड्राइविंग फोर्स को स्ट्रेंथन करना क्या ठीक अप्रोच है? जस्टिफाई करें अपना आंसर। तो नहीं, ये ठीक अप्रोच नहीं है। क्यों? से क्या होगी? एग्रेशन बढ़ेगी, रिस्ट्रेनिंग फोर्स और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? वीकनिंग द रिस्ट्रेनिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज। 2 नंबर के लिए बात करनी है। 5 नंबर क्या चीज? इन द अबव सिनेरियो आइडेंटिफाई द फोर्सेस एंड स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब क्या है कि वो जो ड्राइविंग फोर्स वो कौन सी स्टेट चाहती है। तो वो कौन सी स्टेट चाहती है? मार्किंग थ्रू मार्कर्स। मीन डिजायर स्टेट क्या है? मीन डिजायर
स्टेट मीन पोजीशन क्या है? हाँ, वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या चाहती है, कौन सी स्टेट चाहती है? एग्जिस्टिंग स्टेट चाहती है। एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है? मार्किंग थ्रू प्रोफेसर चाहती है, जिस वजह से वो रजिस्ट कर रहे हैं। एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, टर्म टेस्ट चल रहे हैं, चलिए क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। कोशिश करना है अब से ऑनवर्ड हम सिनेरियो बेस्ड जो भी क्वेश्चन कवर करते हैं इनको प्लीज़ एक दफ़ा जाके अटेम्प्ट कर लिया करो। हाथ से अटेम्प्ट कर लेंगे तो पेपर में जाके लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे हवा में वो बड़ा आसान काम है, चलो बस ठीक है कवर हो गया, तो पेपर में जाके पेन हाथ में होगा लेकिन वर्ड नहीं बन रहे होंगे, लिखना क्या? जिस पेपर में स्टूडेंट के फेल होने की एक मेन रीज़न है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पता है क्या लिखना है लेकिन वो लिखा नहीं जा रहा, क्यों? उसमें रटा तो है नहीं। तो वर्डिंग प्लीज़ हाथ से एक दफ़ा बना लिया करो।